तो चलिए स्वस्थ रहो मस्त रहो की शुरुआत करते हैं और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे लंग्स डिजीज के बारे में। बढ़ता हुआ प्रदूषण, खराब खान पान और लाइफस्टाइल, इन सब के अलावा लगातार स्मोकिंग के कारण फेफड़ों से जुड़ी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कई बार तो फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई सारी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। फेफड़े में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण टीबी, अस्थमा, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, सीओपीडी आदि फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहें मस्त रहें में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत, और आप भी हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप नंबर नोट कर सकते हैं 0120312811। आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी आपका लंग डिजीज से या फिर कोई और आपको बीमारी सता रही है तो उसका इलाज या फिर किस तरह से उसका समाधान निकल सकता है ये आप पता कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लंग्स हो, हमारी किडनी हो या फिर हमारा हार्ट हो, ये तीनों ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर इनमें ज़रा सा भी इन्फेक्शन होता है तो ये आपको कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी परेशान कर सकता है। इसलिए हमारा ये मानना है और इंडिया डेली की मुहिम है कि पूरा भारतवर्ष जो है वो एकदम हेल्दी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि असली दौलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत है। और अगर आपकी सेहत अच्छी रही तो आपको माना जा सकता है कि आपको और तनाव जो होता है, आप फिजिकल तनाव की बात कर लें या आप मेंटल तनाव की बात कर लें, उससे आपको निजात मिल सकता है। और लंग्स डिजीज़ की आज हम बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि कोई ना कोई बीमारी कोई भी हो, आपके लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं वो प्रेरित ज़रूर होती है। और आजकल आप देखिए स्मोकिंग का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप खान पान को लेकर इतने ज़्यादा अब सजग नहीं रहे हैं। हम डाइट की बात जब करते हैं तो डाइट में भी हमें समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या हमारी डाइट हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, हमारे शरीर की कमियों के हिसाब से वो डाइट परफेक्ट है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, हम लोग गूगल पर ज़्यादा निर्भर हैं, हम लोग रील्स पे ज़्यादा निर्भर हैं। एक डाइटिशियन हमें बोलता है कि ये खाने से आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो दूसरी रील पर आप तभी देख लेते हैं कि ये खाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं बल्कि ज़्यादा बढ़ सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश कुमार हैं, एचओडी पारस अस्पताल के गुरुग्राम से, और साथ ही साथ हमारे साथ है डॉक्टर एमसी मिश्रा जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, और डीआर राय पूर्व वीपी हैं आईएमए के। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अरुणेश कुमार जी के पास चलूंगी जो कि पारस अस्पताल गुरुग्राम के एचओडी हैं। अरुणेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जब हम लंग्स डिजीज की बात करते हैं तो लंग्स का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले तो स्मोकिंग ही आती है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग ही निर्भर करता है, या फिर जो इंसान स्मोकिंग नहीं करता है उसके लिए भी ये एपिसोड देखना बेहद जरूरी है? तमन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट के लिए। स्मोकिंग सबसे कॉमन कारण है, बट ये जो स्टैट्स है ये पुरानी अब हो गई है, क्योंकि हम जो हवा सांस ले रहे हैं अब वो भी स्मोक से कम नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो पॉल्यूटेंट हमारे हवा में, हमारे वातावरण में है, वो भी उतने ही टॉक्सिक हैं जो स्मोक में हुआ करते हैं। तो और हम लोग एक तरह से, अगर आप यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आप लगातार उससे एक्सपोज हो रहे हो। तो अब हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, जैसे आपने नाम लिया सीओपीडी का। जब हम लोग मेडिकल स्कूल में थे तो हमें पढ़ाया जाता था ये सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी है। और अब हम लोग देखते हैं कि इक्वली इफ नॉट ज्यादा भारत में अब स्मोकर्स से ज्यादा नॉन स्मोकर्स में सीओपीडी भी मिलने लगा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप स्मोक करें तभी आपको स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज हो। इसके अलावा आपका अभी वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, पॉलेंस होते हैं, जैसे अभी मॉइस्चर है, फ्लूक इन्फेक्शन का नाम ले तो फ्लूक, जैसे अभी H1N1 है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे इन्फेक्शंस भी इस मौसम में हम लोग अभी देख रहे हैं। तो बिल्कुल जो वातावरण है वो अब इतना, उसके चेंज के कारण अब जो लंग डिजीज है वो ना सिर्फ दोनों स्मोकर्स और नॉन स्मोकर दोनों को अब काफी जागरूक रहने की जरूरत है। दोनों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। एमसी मिश्रा जी के पास चलते हैं। सर, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि आजकल हमारा वातावरण ही ऐसा है, अब देखिए दिवाली आने वाली है, फिर स्मोकिंग का दौर चल पड़ेगा। ऐसे में बुजुर्गों को कैसे बचाया जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है कि उनको बोल दिया जाए कि आप इतने दिन बाहर ही मत निकलिए, आप अंदर ही रहिए। तो बुजुर्गों को उससे कैसे बचाया जाए? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो हम लोग इस समय जूझ रहे हैं प्रदूषण से, स्मोकिंग जो करते हैं उनको तो
दुगना नुकसान होगा ही। स्मोकिंग कर रहे हैं प्लस उसके अलावा उसमें प्रदूषण भी जुड़ जाता है। और इसमें हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे भी ज्यादा जो चिंता का विषय है वो है हमारे युवा, हमारे बच्चे जो अब इस समय पैदा हो रहे हैं और इस पूरे वातावरण में जिनकी परवरिश होगी, उन लोगों का जो आगे आने वाला समय बहुत एक चिंता का कारण है। जिस प्रकार से हम लोग आज देख रहे हैं कि जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज एक समस्या थी, और वो अधिकतर उन लोगों को होती थी जिनको दमे का शिकायत हो रही है लंबे समय तक, या किसी वजह से उनको लंग में जो फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसको लंग के जो सेल्स हैं वो जुड़ जाते हैं, सीमेंट बनता है वहाँ पे, और फिर वो उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो वो कुछ तो इस इन कारणों से भी होता है, स्मोकिंग और प्रदूषण से। दूसरे कुछ लोगों में एलर्जी की वजह से होती है ये समस्या, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो अब आगे इस समय सामने देखने में आ रहा है जो विषय, वो डॉक्टर साहब भी बहुत देखते होंगे कि लंग कैंसर में जो परिवर्तन आ रहा है, अनुपात में परिवर्तन आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। वो हम में से किसी को भी ग्रसित कर सकता है कि एकदम से हम ठीक थे और समा पता लगा हमारी सांस फूलने लगी, और जब एक्सरे हुआ तो उसमें पता लगा कि उसमें कैंसर बन गया है। और ये इसके लिए समय चाहिए होता है। स्मोकिंग जो करते हैं उनमें तो लंग कैंसर का अनुपात अधिक होता ही है। आज प्रदूषण की वजह से वही असर लंग्स पे दिख रहा है। और ये समस्या दिन पे दिन, साल दर साल बढ़ रही है। और जैसे आपने कहा, अभी सितंबर हम चल रहे हैं, अभी तो बरसात हो रही है, तो हम लोग एक बहुत अच्छे समय से गुजरे हैं। ठीक है, अपनी बरसात की अपनी समस्याएं होती हैं, इसमें कुछ वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस भी होती हैं, लेकिन प्रदूषण इस समय हमारा न्यूनतम स्तर पे था दिल्ली एनसीआर में वर्षा के कारण। वो अब जो एक लाभ हमको मिला है जुलाई अगस्त सितंबर में, वो लाभ अब समाप्त होने जा रहा है। जैसी बरसात वर्षा समाप्त होगी, प्रदूषण फिर से सिर उठाएगा, और अक्टूबर आते आते प्रदूषण बढ़ेगा, दिवाली पे फिर प्रदूषण बढ़ेगा, पूरी सर्दियों में हमको फिर वही एयर क्वालिटी जो 500 600 700 800 होती है, उससे फिर हमको आमना सामना करना पड़ेगा। अब ये कहा जाए कि आप यहाँ से कहीं चले जाएं, कहीं और जाके रहने हाँ। लगे, तो ये सबके लिए संभव होता नहीं है। हम भी कहीं ऐसा जाके कहीं नहीं रहने लगते हैं सडनली कि आप इतना बड़ी संख्या जनसंख्या लोगों की कहीं जाके रहने लगे और प्रदूषण से बच जाए। और आज प्रदूषण हर शहर में है, छोटे बड़े शहर में है। भारत का अगर हम देखते हैं तो ठीक है, उत्तर भारत में प्रदूषण अधिक होता है सर्दियों में, लेकिन हमारे लगभग कमोवेश सभी शहरों में प्रदूषण है। जी। एक्सेप्ट कुछ को छोड़ दीजिए, बेंगलोर है जैसे, वो थोड़ा उनका जो प्रदूषण सबसे न्यूनतम स्तर पर रहता है। बिल्कुल, और पहाड़ी इलाकों में मेरे को लगता है कम होता होगा। वहाँ पहाड़ी इलाकों में भी प्रदूषण पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच रहा है, वहाँ बिल्कुल। पे भी क्योंकि इतने वहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं, लोग यात्रा कर रहे हैं, लोग साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो अब हमारे पहाड़ों में भी ट्रैफिक जैम होने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल। ये जान के आश्चर्य होगा कि पहाड़ों में ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। धर्मशाला आप चले जाइए, या शिमला जाइए, तब देखिए, मसूरी जाइए, वहां देखिए क्या हाल होता है। बिल्कुल। क्योंकि जितना वहां पे कैपेसिटी है उससे अधिक लोग पहुंच रहे हैं, या बद्रीनाथ की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा, तो सभी में आज समस्या हो रही है। और ये बढ़ती जनसंख्या का ये परिणाम है। इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ नियम कायदे लगाने होंगे कि इतने एक समय में इससे अधिक लोग न पहुंचे वहां पे। देखिए, हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ लोग टूरिस्ट आए, हाँ। हमारे यहाँ लोग आए, लेकिन आज सब जगह ये हो रहा है, लोग टूरिस्ट से परेशान हो रहे हैं। यूरोप में लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये आप देखिए कहाँ पे हम लोग जाके क्या हो रहा है।
कि हर जगह की समस्याएं, अगर संख्या अधिक हो जाती है लोगों की, जितना उनके पास रिसोर्स नहीं है ठहराने का और बिल्कुल, दूसरे रिसोर्सेज, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। बहुत बड़ी और समस्या है वाकई। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पहाड़ों पे भी अब लोगों की जिस तरह से आवाजाही हो रही है तो प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ डीआर राय, पूर्व वीपी आईआईएम के, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, बच्चों की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है, तो माँ बाप ऐसा क्या करें कि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन भी दे सकें और उनको इस तरह की कोई डिजीज़ भी ना हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि निमोनिया बच्चों में पाया जाता है, जॉन्डिस बच्चों में पाया जाता है। इसके कारण क्या है और इसका सिंपल से एक उपाय बताइएगा ताकि बच्चों पे भी प्रेशर ना पड़े और पेरेंट्स को भी गिल्ट ना हो। बड़ी अच्छी बात पूछी। ये वाकई में हमारे लिए बड़ी शर्म की भी और विडंबना की भी बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन अगर अभी से बीमारियों के ग्रिप में आ जाएगी तो हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर साहब ने, पारस भारत और डॉक्टर मिश्रा जी ने हर चीज को बड़े एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। अब सवाल आपने जो पूछा सिर्फ बच्चों के लिए, हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उन पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, अगर वो सिगरेट पीते हैं, कृपा करके सिगरेट को जहर समझ के अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। एक तो एक्टिव स्मोकर होता है और एक पैसिव स्मोकर होता है। आपने घर में सिगरेट पीते रहे, आपके बच्चे वही स्मेल कर रहे हैं, हर वक्त वो रह रहे हैं और 24 घंटे आपके घर के अंदर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा असर वहां से होता है। दूसरी चीज, हर माँ बाप को बच्चों को एक तरह का सुबह से अब उनको एक तरह से लाइट एक्सरसाइजेस करवाने की शुरुआत कर दें। हो सके तो अगर शुद्ध वातावरण है कहीं पर भी तो उनको सुबह ले जाके करें। आज के देखिए, एक मैं अपने जमाने की अगर बात करूं तो हमारे पर जैसे हम 8 बजे स्कूल में जाते थे, 1 घंटा एक्सरसाइज पीटी के लिए होता था। बिल्कुल। एकदम कहते थे भाई चक्कर लगाओ, 4 चक्कर लगाओ पूरे फील्ड के, तो आपकी रेस्पिरेशन, आपकी लंग्स एक्सरसाइजेस वगैरह सारी होती थी। आज एक छोटे छोटे कमरे में स्कूल बना दिए गए हैं। आप जाइए, अंदर से बंद हो जाइए, स्कूल पूरे अंदर से बंद है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कई स्कूलों के अंदर तो बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि आप बच्चों के स्वास्थ्य की कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रॉस वेंटिलेशन नाम की चीज ही नहीं है, कम बंद कमरे हैं। और सेकंड दूसरी चीज है, बच्चों की इम्यूनिटी जरूर बढ़ाइए। अगर बच्चा आपका हर वक्त खांसता रहता है, अगर आपका बच्चा नाक उसकी बहती रहती है, गले में खराश रहती है, कृपा करके अपने देसी घर के इलाज ना कीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को जाके दिखाइए और वो उसकी सलाह को मानिए। क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो हम बच्चों को इमीडिएटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो वही बच्चा जो अभी तो सिर्फ खांसता था, हो सकता है आपके घर के अंदर कोई ऐसा एलर्जिक मटेरियल पड़ा हो जिसकी साथ से बच्चे को भी तकलीफ हो रही हो। तो ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, हमको उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी अगर जनरेशन ही अगर स्वस्थ नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए, अच्छा उनको आहार दीजिए खाने के लिए, और उसके बाद जैसे जहां रहते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अब हिल स्टेशन के ऊपर भी, मेरे पास एज प्रैक्टिस में मेरे पास लोग आते थे, कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं तो 1 हफ्ते के लिए हिल स्टेशन जा रहा हूँ, बहुत गर्मी है दिल्ली का। मैंने कहा तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। 1 हफ्ते के बाद तुम फिर यहाँ पे आ जाओगे गैस चैम्बर के अंदर, उस गैस चैम्बर के अंदर तुम्हें फिर और मुश्किलें आएंगी। भैया अपने घर के उस गैस चैम्बर को जितना करेक्ट कर सकते हो कर लो। और यही, जब हमने रहना यहाँ पर है, हमने जब रहना यहाँ रहे तो उससे क्यों डर रहे हो। बिल्कुल ठीक है आपने। इस पर दोबारा बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ बड़े देर से जुड़े हुए हैं, रोहित नाम है इनका, बिहार से। रोहित, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। जी हेलो। जी जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, प्रदूषित वातावरण में फेफड़े को कैसे ठीक रखें और क्या सिम्टम होगा अगर फेफड़े खराब होने शुरू हो गए। आजकल प्रदूषित वातावरण हर जगह है, सिगरेट का धुआं है, सड़क किनारे है, अलग अलग तरह से, तो वो हम कैसे सिम्टम कैसे पता करें और इसको स्वस्थ कैसे रखें। जी अरुणेश कुमार जी, आप बता दीजिए। देखिए, प्रदूषण से जो सबसे पहली चीजें हम नोटिस करते हैं वो है खांसी। जैसे हम लोग खांसी की बात कर रहे थे, तो एक ऐसी खांसी हुई जिसमें आपको नाक से पानी आ सकता है, नेजल स्टफीनेस हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, खांसी आएगी, इनिशियली ड्राई कफ रहेगा या ड्राई कफ के बाद वो प्रोडक्टिव कफ हो जाता है जिसमें बलगम आएगी, कभी कभी सांस से सीटी जैसी आवाज भी आ सकती है जिसे हम लोग व्हीज कहते हैं।
अगर ये चीजें नॉर्मली कुछ लोगों को अगर ये स्टार्ट में सिम्टम्स आते हैं और अगर ये 4-5 दिनों में खत्म हो जाते हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स 1 हफ्ते 10 दिन अगर लगातार चलता रहे, इसका मतलब है कि वो जो सूजन जो पॉल्यूशन के कारण है वो अब ज्यादा अंदर तक गई है, सांस की निचली नलियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं। मेडिकल भाषा में हम लोग इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अगर कुछ दिनों तक रहता है तो हम लोग कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, उससे वो कम हो जाते हैं। लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और कारगर उपाय है वो है एलर्जन अवॉइडेंस, मतलब आपको वो लगे ही ना। तो आपको तो रहना है इसी वातावरण में, सांस इसी में लेनी है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें। N95 मास्क जो हम लोग कोविड के समय में कहते थे, अनफॉर्चुनेटली लोग अब उसको भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि वायरस एक पार्ट था, एलर्जन के साथ हमें रहना है। और खास करके अगर आप बिहार से आप बात कर रहे हैं वहां भी, या दिल्ली की बात करें, हर जगह ये एक मेजर इश्यूज है। इसके अलावा जो व्यक्ति जिनको ये सिम्टम्स जिसमें मैंने बताया कि खांसना, सांस फूलना, सांस से व्हीज आना, नाक बंद होना, आंख में कभी कभी सिम्टम्स आ सकते हैं, आंख में पानी आना, आंख का कंजेशन होना, हेडेक रहना, साइनसाइटिस होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जब ये बार बार बनते जाएंगे, अगर ये लगातार रहता जाता है, इसका मतलब है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस आस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। अगेन एक मैं फिर से कह रहा हूं कि आस्थमा पहले हमें मेडिकल स्कूल में आज से 20 साल पहले पढ़ाया जाता था, ये सिर्फ बचपन में होता है। अब हमारे मेजॉरिटी आस्थमेटिक्स जो हम लोग एडल्ट प्रैक्टिस में देखते हैं वो एडल्ट ऑनसेट आस्थमा है। वो आस्थमा ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बचपन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें हमारा मानना है कि अब ये इन्वायरमेंटल कॉजेज के कारण जो लगातार हमारी सांस की नली और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका पॉल्यूशन के साथ जो लगातार आपका ये आ रहा है, यू आर कमिंग इन कांटेक्ट विद पॉल्यूटेंट्स, अल्टीमेटली वो कन्वर्जन आस्थमा की तरफ हो रहा है। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपके बलगम आ रहे थे पहले और ज्यादा से ज्यादा खांसी के साथ बलगम भी आना शुरू हो रहा है, तो ये कुछ पेशेंट्स में जो पर्टिकुलरली जो स्मोकर्स भी रहे, ये सीओपीडी कन्वर्जन भी हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा सर ने बहुत अच्छी बात बताई लंग कैंसर के बारे में। पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉन स्मोकर में मैंने पिछले 3 सालों में 5 पेशेंट्स देखे हैं जो यंग है, मतलब रिलेटिव लंग कैंसर के एज के हिसाब से अगर आप बोलेंगे 35 to 40 ईयर के बीच में है, और उनको एडेनोकार्सिनोमा नाम का कैंसर है वो डायग्नोज किया है। इन्होंने कभी स्मोक नहीं किया था, इनकी फैमिली में कोई ऐसे स्मोकर्स नहीं है कि घर में एटलीस्ट पैसिव स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनमें हमारे जो कैंसर के हमेशा पॉलीकॉजल होता है, एक कारण नहीं होता है कैंसर का, लेकिन इन्वायरमेंट हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। तो पॉल्यूशन को हम लोग सिर्फ आस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी तक ही ना लें, इसके बहुत ही भयानक और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हाँ। और बचाव में यही है कि आप जितने धूलकण होते हैं जब बाहर निकलते हैं, मास्किंग इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। जब खास करके जब हाई पॉल्यूशन टाइम्स होते हैं, जब मौसम चेंज होता है, दिवाली अभी आने वाला है, तो ये अचानक से आप देखोगे एक सर्ज होगा इसमें, और इसका एक बहुत ही कारगर उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा से मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि डीआर राय जी बता रहे थे कि आप कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं, ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ कम पॉल्यूशन होता है, लेकिन वापस आपको यहीं आना है। क्या आप जहाँ पर रह रहे हैं आप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल्स की भी हमने बात की, आजकल हम देखते हैं कि बच्चा घर से एसी में उठता है, गाड़ी एसी में बैठेगा, स्कूल एसी में जाएगा, दुकान में जाएगा वहाँ एसी, मॉल जाएगा वहाँ एसी। क्या ये भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं आपके लो इम्यूनिटी लेवल को? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि ये तो हमने उन बच्चों की बात की जिन पे सुविधाएं अच्छी हैं, जिनके हाँ। माता पिता थोड़ा अच्छे फाइनेंशियली अच्छे हैं, उनको गाड़ी अच्छी है और वो अफोर्ड कर सकते हैं कि एयर कंडीशन गाड़ी में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल भी एयर कंडीशनड है, कुछ बड़े जो हाई फी वाले स्कूल हैं वो भी एयर कंडीशनड है, और हो सकता है उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोल्यूशन वाले जो ये आते हैं एयर क्लीनर, प्योरीफायर, वो भी लगवाए हों स्कूलों में। तो वो हम लोग अपने घर में भी लगा सकते हैं उनको। जिस कमरे में हम लोग सो रहे हैं, कम से कम रात में जो 7-8 घंटे का समय होता है उसमें तो थोड़ी हवा आपको स्वच्छ मिल सकती है तुलनात्मक अगर बात करें, क्योंकि देखिए वायु है, वायु तो वही सब लोग सांस अंदर लेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो हम हो।
तो सांस तो वही सबके अंदर जा रही है, लेकिन एयर प्योरीफायर लगाने से थोड़ा सा बचाव उससे संभव है। हम लोग लगाते हैं घर में और हम देखते हैं कि भाई कलर बदल रहा है उसका, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको बचा रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन घर में भी पूरे घर को तो आप नहीं उस वातावरण में ढाल सकते हैं, एक कमरे में आप लगा सकते हैं, उसके लिए फिर बड़े प्योरीफायर चाहिए, कॉस्ट भी होती है उसकी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव करना भी एक बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको न विकसित होने दे। बिल्कुल। और जैसे जो विदेश में लोग रहते हैं और फिर आते हैं सडनली भारत में, तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो एकदम से जहाँ एयर क्वालिटी आपकी 40 है 30 है और यहाँ पे आके वो 300 में आ गए, तो समस्या तो होती है उससे। बिल्कुल। तो ये समस्या जर्म्स की भी होती है, वायरस की भी होती है, बैक्टीरिया की, और जो जनसंख्या का घनत्व है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में आते ही जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ता है। विदेशों में आप कहीं भी जाए, ऑस्ट्रेलिया आप जो लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो आदमी नहीं दिखता है सड़क पे, और यहाँ पे आदमी आदमी दिख रहा है सड़क पे। तो ये जो परिवर्तन है हमारे चारों तरफ, हमको तो आदत है उसकी, लेकिन उसमें भी जो डॉक्टर अरुणेश ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, जिसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ लोगों के लिए। हम जापान पहली बार गए थे 2008 में। वहां पे उस समय कोविड का भी कोई प्रकोप नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था H1N1 हो रहा है, लेकिन उनके, और जनसंख्या भी हमारे यहाँ से तो बहुत कम है उनकी तुलनात्मक, और उनकी ट्रेन्स बहुत अच्छी है। लोग मास्क लगाए हुए थे उस समय भी जापान में। तो ये एक, मैं समझता हूँ हम सबके लिए ये एक सबक है कि मास्क कोई ऐसा नहीं है केवल वायरल संक्रमण हो या कोई एपिडेमिक हो तभी हम मास्क लगाएं। मास्क हम रोजमर्रा में भी लगा सकते हैं। और मैं तो कोविड में भी ये सबको कहता था, डॉक्टर राय बहुत कहते थे इस बात को, मास्क आप लगा रहे हैं वायरस के लिए लगाइए, और साथ में वो प्रदूषण से भी आपको बचाएगा। जी। चाहे ऑर्डिनरी मास्क लगाएं, N95 लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो एक आदत डालने की बात है, जैसे हम कमीज पहनते हैं अपनी, रोज पैंट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, एक मास्क भी हमारे ड्रेस का एक हिस्सा हो जाए, हिस्सा हो तो जाए, बिल्कुल काफी इससे बचाव आपको प्रदूषण से भी हो सकता है। हो क्योंकि सकता है। प्रदूषण, देखिए आज जो हमारे यहाँ समस्या है, हम विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और हम सब भी चाहते हैं कि भारत विकसित हो, उसमें आपको ये डस्ट प्रूफ कंट्री बनाना पड़ेगा। आज आप देखिए सड़क पे जैसी बारिश समाप्त होती है फिर से डस्ट चारों तरफ आ जाती है। हाँ। तो ये जो हमारे यहाँ एक तो जो यातायात में घनत्व है, वॉल्यूम है जो हमारा गाड़ियों का सड़कों पे, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए दिल्ली NCR सबसे ज्यादा इसमें अपवाद है। आप बंबई ले लीजिए, आप हैदराबाद ले लें, बंगलौर ले लें, चेन्नई ले लें, कलकत्ता ले लें, जितनी गाड़ियां इन शहरों में हैं उससे ज्यादा मिला के NCR बिल्कुल में सर। है। सर आखिरी के 30 सेकंड रह गए, मैं DR राय जी से आखिरी कंक्लूजन पूछना चाहूंगी। कुल मिला के ये माना जा सकता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खान पान को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो प्रदूषण ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रदूषण है। देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब दिवाली आने वाली है, सर्दी आने वाली है। मैं पिछले 15 साल से आपके माध्यम से हर वक्त जनता को ये कहता रहता हूं कि हम लोग दोषारोपण तो करते रहते हैं कि ये बवाली वहां से पंजाब से वहां पे जला रहे हैं, इसकी वजह से प्रदूषण रह रहा है, लेकिन सरकार ने आज इसको ठीक करने का आज तक कोई उसका कारगर इंतजाम नहीं किया। मैं बेजिंग एक जमाने के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता था। उन लोगों ने कैसे अपने करेक्शन कर दिए, क्यों नहीं कर सकते? मैं मानता हूं कि हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज्यादा है, एरिया हमारे पास कम है, लेकिन हमने फिर भी रहना यही है, तो हमको अपने वेज उसको निकाल के उसको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। कमरे के अंदर जैसे डॉक्टर ने बोला कि ठीक है एयर प्योरीफायर लगा दीजिए, हमारी कुछ जनता, मैं कहता हूँ 50% जनता तो उसको भी बर्दाश्त कर लेगी खर्चे को, लेकिन जो और सी जनता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एज ए कंट्री हमको पूरे हर एक का देखना है। तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 400, 500, 600 तक क्यों जाता है?
कि हम उसको, बिल्कुल, और इस अगर मैं पर कहूं, वाकई सोचने की जरूरत है और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अरुणेश कुमार और साथ ही साथ MC मिश्रा सर और साथ ही साथ DR राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो चलिए, स्वस्थ रहो मस्त रहो के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और साथ ही साथ खुश रहिए, सबसे बड़ा फैक्टर।